कॉन्सेप्ट है देखिए इसका, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर सॉइल इरोजन को हम डिस्कस करेंगे, मृदा अपरदन जिसे बोला जाता है और उसके टाइप्स। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नाइट्रोजन स्थलीकरण प्रक्रिया को भी देखिए हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को देखिए हम इस पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं, देखिए सॉइल मृदा होती क्या है। तो देखिए जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत जो होती है वही क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। इस मृदा का निर्माण जो होता है वो अनेक प्रकार के खनिजों, पौधे मतलब प्लांट्स जो होते हैं, गैस, पानी, जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, उन सब से देखिए मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर। मृदा में देखिए फ्रेंड्स अलग अलग प्रकार के कण जो है वो उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? क्ले, जिसे मृतिका बोला जाता है हिंदी में, आपको एग्जाम में भी देखिए यही वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चिकने कण जो होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, मृतिका कहा जाता है। इसके बाद देखिए सिल्ट होता है जिसे हिंदी में गाद बोलते हैं, बालू, बजरी, ये चार कण जो है बेसिकली मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब कणों के आकार के हिसाब से इनका क्रम देख लीजिए। क्ले जो होता है देखिए, जो मृतिका होती है वो आकार में सबसे कम होती है। इसके बाद आता है देखिए थोड़ा सा आकार में बड़ा गाद जिसे बोला जाता है सिल्ट। इसके बाद आती है देखिए बालू, और सबसे आकार में बड़ी होती है बजरी। ठीक है। कंकड़ पत्थर जो होते हैं। तो समझ में आया आपको? अब एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। जिस कण का आकार जितना छोटा होगा, जिस कण का आकार जितना छोटा होगा उतना पानी सोखने की क्षमता उसमें अधिक होगी। समझ में आया आपको? तो सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता जो होगी वो किस में होगी? मृतिका में होगी, क्ले में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे काम आने वाला है। आगे देखिए हम एक टर्म को अच्छे से डिस्कस करते हैं जो कि है ह्यूमस। इस पूरे लेक्चर में देखिए आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ह्यूमस क्या होता है? गाढ़े भूरे या काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। बेसिकली ह्यूमस जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है। पेड़ पौधे, पत्ती, सूक्ष्म जीवों के डिकम्पोजिशन मतलब उनके अपघटन से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ये भारतीय मृदा में देखिए बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ह्यूमस। अलग अलग मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी में नमी मतलब मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है। समझ में आया आपको? तो ये हमने देखिए अच्छे से समझ लिया ह्यूमस क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, आईसीएआर, उसने मिट्टी को रंग संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। इन अलग अलग 8 टाइप की मिट्टियों को हम अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है देखिए एक बार। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमय मिट्टी और वन मिट्टी। इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलोढ़ मिट्टी से। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है इसे देखिए दो नाम से जाना जाता है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो इसको लेकर एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दोमट मिट्टी के बारे में अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो वो जलोढ़ मिट्टी ही है। अब देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी जो है, ये किन किन कणों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए इसके अंदर 40% होता है बालू, सैंड। 40% होता है मृतिका मतलब चिकने कण, जो हमने बात करी थी क्ले। 20% होता है इसके अंदर सिल्ट मतलब गाद। ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया है ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके। ये भारत की देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा भारत की उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। दोमट मिट्टी जो है देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा जो है, मिट्टी जो है वो पाई जाती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ये मिट्टी जो है भारत के पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों में भी फैली हुई है। मतलब तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इस मिट्टी में देखिए पोटाश, चूना, फास्फोरिक एसिड, इन सब की प्रचुर मात्रा होती है, पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की देखिए अधिकतर कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये धान मतलब चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियां, इन सब की भी खेती की जाती है। आगे समझिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी,
और एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को देखिए खादर बोला जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है बांगर। कैसे ध्यान रखेंगे देखिए, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे कि कोई भी आइटम अपने घर में पुराना हो जाता है तो अपन उससे क्या बोलते हैं कि ये तो भंगार हो गया, ठीक है? तो आपको देखिए वो साउंड जो है बांगर में देखने को मिल जाएगा। भंगार, बांगर, ग का साउंड जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बांगर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, भंगार हो गया मतलब पुराने आइटम की बात कर रहे हैं, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए खादर और बांगर को समझ लेते हैं। खादर की बात करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी जो होती है वो नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत का जमाव जो है वो होता रहता है। बारीक गाद की अधिकता के कारण खादर की जल ग्रहण की क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में हमेशा उर्वरकता जो होती है वो बनी रहती है। खादर में देखिए उर्वरकता जो है वो बनी रहती है। बांगर की बात करते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी जो है वो नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर पाई जाती है और इस मिट्टी की उर्वरकता जो है वो कम होती है। तो समझ में आ गया आपको खादर किसे बोला जाता है और बांगर किसे बोला जाता है। तो ये हमने देखिए जलोढ़ मिट्टी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, दोमट मिट्टी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अब काली मिट्टी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। काली मिट्टी को देखिए बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपास की मिट्टी कहा जाता है, लावा मिट्टी कहा जाता है, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ये सारे नाम ध्यान रखिएगा, ये काली मिट्टी के ही नाम है। काली मिट्टी के निर्माण की बात करते हैं तो देखिए इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है, तब इन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के अपक्षय मतलब टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से इसका निर्माण होता है। इसीलिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि लावा मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकला, वो ठंडा होने के बाद जब चट्टानों में परिवर्तित हुआ, तब उन बेसाल्ट लावे की चट्टानों के टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये देखिए सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया। ये मिट्टी जो है दक्कन ट्रेप मतलब दक्कन पठार के ऊपरी भाग में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा जो है विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और हमने बात करी कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है, इसीलिए महाराष्ट्र जो है वो कपास का उत्पादन जो है वो अच्छा खासा करता है। आगे देखिए, दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी में जो काला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। ध्यान रखिएगा, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग जो होता है वो काला होता है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी जो है बहुत ही महीन कणों मतलब मृतिका से मिलकर बनी होती है। और मैंने आपको बताया था मृतिका जो होती है मतलब क्ले जो होता है उसका आकार जो होता है सबसे छोटा होता है। आकार अगर सबसे छोटा है तो पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी और लंबे समय तक उसमें नमी बनी रहेगी। इसीलिए काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जिसके कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को। समझ में आया आपको। अगर डायरेक्टली मैं आपको बोलता कि मृतिका से मिलकर बनी होती है और मृतिका का आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो आप इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए हमने देखिए स्टार्टिंग में बेसिक जो है वो क्लियर कर लिया। ध्यान रखिएगा, तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद देखिए इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र और इस एरिया में काली मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर भारत में देखिए इस मिट्टी को केवाल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केवाल के नाम से। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए काली मिट्टी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो कायांतरिक शेलों मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूट फूट से हुआ है। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कायांतरिक शेल जो है वो किसे कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो किसे कहा जाता है।
तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। पृथ्वी पर देखिए बेसिकली 3 शेलों की हम बात करते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी? आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। कायांतरित शेल को ही देखिए रूपांतरित शेल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आग्नेय शेलों का निर्माण जो है, जो इग्नियस शेल है, इसका निर्माण कैसे होता है? जमीन के अंदर के पिघले हुए चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से आग्नेय शेल का निर्माण होता है। इन आग्नेय शेल की टूट-फूट से किसका निर्माण होता है? अवसादी शेलों का निर्माण होता है। और ये अवसादी शेल जो है, सेडिमेंट्री शेल जो है, ये उच्च दाब और उच्च ताप की उपस्थिति में कायांतरित शेल मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाती है। तो ये समझ में आया आपको? आग्नेय शेल किसे कहा जाता है, अवसादी शेल किसे कहा जाता है और कायांतरित शेल किसे कहा जाता है। तो इन्हीं कायांतरित शेलों के टूट-फूट से लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। अब समझ में आया आपको? इस प्रकार की मिट्टी में देखिए लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। लोहे और सिलिका की मात्रा किस मिट्टी में ज़्यादा होती है? लाल और पीली मिट्टी में। लाल और पीली मिट्टी जो है, ये दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके साथ-साथ में ध्यान रखिएगा नागालैंड, झारखंड, इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। हमने काली मिट्टी की बात करी तो वहाँ पर टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। लाल मिट्टी का ध्यान रखिएगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। जब ये मिट्टी जल को सोखती है, मतलब जल योजित अवस्था में होती है, तब ये लाल मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी दिखाई देती है। समझ में आया आपको? इस मिट्टी में देखिए नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो कम होती है।